बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पढ़ाई ठीक जा रही है? गुड। बेटा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर ही मैन एंड हिज इन्वायरमेंट का, हम एनर्जी रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स जो है ये आपके सामने डिस्प्ले है बेटा, विंड पावर। विंड एक्चुअली क्या है बेटा? मूविंग एयर जो है उसको विंड कहलाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब मूविंग मीन जब स्पीड में जो हवा है, जब उसकी स्पीड रूटीन से ज़्यादा होती है और उसको बोलते हैं विंड। उसकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है ये डिपेंड करता है बेटा दो डिफरेंट जोन के टेम्परेचर पे। ये सेकंड लाइन आप देखें ज़रा गौर से। द मूवमेंट ऑफ द एयर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन्स। जब एक जोन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो वहाँ जो गैस है उसका टेम्परेचर राइज होके तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो स्केप कर जाता है, वो जगह फ्री हो जाती है। अब वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। सराउंडिंग जोन में, सराउंडिंग रीजन्स में जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा, वहाँ से हवा जो है लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ स्पीड से आती है। जैसे ही वो स्पीड में होती है एयर, उसको बोलते हैं विंड। और एक रीजन से दूसरे रीजन में जो मूवमेंट है एयर की, वो एक्चुअली टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट थिंग, इट ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये डिस्कस हो चुका ऊपर। यदि ये हमेशा जो मूव करती है एयर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। जो फिर फोर्स है एयर की, जो स्पीड होती है, वो स्पीड जो विंड है ऐसे समझे, उसकी एनर्जी को फिर यूटिलाइज किया जाता है विंड पावर जनरेट करने में। जैसे फोर्स ऑफ मूविंग एयर इज यूज टू ड्राइव द जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो विंड की वजह से प्रोड्यूस हो रही हो उसको बोलते हैं विंड पावर, हवा का प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं विंड पावर के। डिसएडवांटेजेस अगर हम डिस्कस करें तो उनमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हवा की जो डायरेक्शन है या उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। स्पीड में इफ़ेक्ट होता रहता है, स्पीड कम या ज़्यादा होती है। तो विंड मिल स्टॉप वर्किंग व्हेन एयर स्टॉप ब्लोइंग। जब वो स्टॉप कर देंगी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज, विंड मिल हैव टू बी बिल्ट इन लार्ज नंबर, मीन इकोनॉमिकली बहुत ही कॉस्टली, बहुत सारी विंड मिल लगाना पड़ती हैं और हर डायरेक्शन में, सो दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एयर चेंज द सेकेंड डायरेक्शनल विंड मिल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मीन आपने एक डायरेक्शन में लगाई हुई है विंड मिल्स, तो दूसरी डायरेक्शन में भी हों। जब उस डायरेक्शन की, पहली डायरेक्शन की हवा कम हो तो दूसरी डायरेक्शन जो है उसकी विंड मिल जो है वो स्टार्ट हो जाए। हवा उस तरफ अगर ज़्यादा हो तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। इसके दो बेसिक डिसएडवांटेजेस थे विंड मिल्स के। वैसे विंड मिल जो है वो, विंड पावर जो है जस्ट उसकी कास्ट ही उसकी बिल्टअप पे है कि जी अब बहुत ज़्यादा नंबर में आपको विंड मिल्स लगाना पड़ती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में लगाना पड़ती हैं, ताकि वो जो हवा की डायरेक्शन अगर स्विच हो, चेंज हो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है ना वो कंटिन्यूसली मिलती रहे। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? ओके, गुड। अब हम नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी एनर्जी बेटा जो न्यूक्लियर फ्यूल से ऑब्टेन हो, जो न्यूक्लियर फ्यूल से ली जाए। न्यूक्लियर फ्यूल से कैसे? स्पेसिफिकली अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन, ब्रेकिंग प्रोसेस। न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है उसके डिफरेंट पार्टिकल, उनकी काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइकिंग की वजह से, तो जिस चीज़ के अंदर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिस रिएक्टर के अंदर, तो उसमें जब काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियर पार्टिकल
हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर से फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब क्योंकि उसका जो बेसिक सोर्स है वो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, और स्पेसिफिकली न्यूक्लियस का कौन सा प्रोसेस, फिशन वाला, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिर उसके बाद देखते हैं कि जी जो न्यूक्लियर फिशन की हीट है वो कहाँ से हमें हासिल होती है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हीट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की वो हम लेते हैं जब उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंदर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब वो जो हीट है न्यूक्लियर रिएक्टर वाली, उस हीट से पानी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्टीम। ये आप देख रहे हैं बेटा आपके सामने है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन is used to convert water into steam। अब वो जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब स्टीम मीन अब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाई स्पीड, अब वो जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल हैं वो आगे फिर कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ड्राइव टर्बाइन फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो वाली स्टीम जो टर्बाइन को ड्राइव करती है, घुमाती है, वो फिर लिंक होते हैं जनरेटर के साथ, और वो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये एक्चुअली थी मैं जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। एडवांटेजेस देखें तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बेटा कि इसमें इतनी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। किसी भी किस्म की वेस्ट गैसेस जो है, जैसे कि बाकी फॉसिल फ्यूल है, कोल, ऑयल वगैरह, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ना, उससे इस तरह की वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का। एडवांटेज के साथ साथ बेटा इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो देखें। समझ आ रही है? क्लियर? तमाम लोगों को समझ आ रही है? गुड। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा स्लोली, थोड़ा सा लिटरेरी है ये चैप्टर, लिटरेचर ही है इसमें सारा। लिमिटेशन देखें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन ओनली लास्ट फॉर 30 ईयर। ये आपसे बेटा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और काफ़ी मरतबा ये पूछा जा चुका है। और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज जो है बेटा, या लिमिटेशन जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, वो क्या है, इट कॉजेज ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन। वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं अगर वो कहीं ब्रेक हो जाएं, लीक आउट हो जाएं, तो वहाँ स्ट्रिक्टली जो उसकी सुपरविजन करनी पड़ती है, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। अगर वो वहाँ से कोई रिएक्टर्स वगैरह ब्लास्ट हो जाए या वहाँ से लीकेज हो जाए तो रेडिएशन जो है वो सराउंडिंग टेरिटरी जितनी भी है उसमें स्प्रेड हो जाती हैं और डिफरेंट जो म्यूटेशन और बाकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो कॉज करते हैं, का सबब बनती हैं। जो डिफरेंट रेडिएशन के और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, उनका जो रीज़न है फिर वो जो उनकी जो सबसे बड़ी होगी रीज़न, वो फिर यही होगा कि जी रेडिएशन जो है वो स्प्रेड हो जाएंगी। नेक्स्ट बेटा एनर्जी का रिसोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जैसा कि इसका नाम है बेटा, जियो अर्थ, थर्मल हीट एनर्जी। अब अर्थ में ज़मीन के अंदर जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, थर्मल हीट एनर्जी, वो कहलाती है बेटा जियोथर्मल एनर्जी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो देखिए, नेचुरल गैस या नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। वो जो नेचुरल हीट एनर्जी है जो कि अंडरग्राउंड ट्रैप्ड है ज़मीन के अंदर डिफरेंट कंडीशन में, उसको बोलते हैं बेटा जियोथर्मल एनर्जी। अब वो किसके, जियोथर्मल एनर्जी किस फॉर्म में हमें बाहर जो है ना वो एस्केपिंग फॉर्म में मिलती है, वॉल्केनीज, हॉट स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये वो तीन डिफरेंट शेप हैं अंडरग्राउंड हीट एनर्जी की जो हमें सरफेस के ऊपर अवेल होती हैं। अब इनको यूटिलाइज़ करके तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
अब इस ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो इन 3 डिफरेंट फैक्टर की वजह से जनरेट की जाए, वॉल्केन्स हैं, हॉट स्प्रिंग हैं, ग्लेशियर्स हैं, उसको बोलते हैं बेटा जियोथर्मल एनर्जी। स्पेसिफिकली ये जो फॉर्म है तीनों, ये इन 2 जोन में ज़्यादा नोट की गई हैं, वन इज़ न्यूजीलैंड और सेकंड वन इज़ आइसलैंड। इस तरह की हीट एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब इस हीट एनर्जी का, ये जियोथर्मल एनर्जी का एडवांटेज हम देखें तो फ्री एंड लॉस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, कोई कॉस्ट नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकती है। बट इसके साथ साथ बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, समझ आ रही है? गुड। कोई भी आप एनर्जी का रिसोर्स देख लें तो उसमें 2-3 बातें तो लाजमी तौर पर आपने डिस्कस करनी है। वो है क्या, उसके एडवांटेज क्या हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या इंसान के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए डिसएडवांटेजेस, द साइट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी और फॉर अवे फ्रॉम देयर कंजप्शन। जहाँ से जियोथर्मल एनर्जी स्केप हो रही है वहाँ पर उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। कभी भी वो जो वॉल्केनियर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, उनकी वजह से जो सराउंडिंग पॉपुलेशन होगी वो इफ़ेक्ट हो सकती है। लिहाजा जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो है वो स्केप कर रही है वहाँ पर पॉपुलेशन या उसकी यूटिलाइजेशन जो है वहाँ नहीं हो सकती। उसके लिए काफ़ी डिस्टेंस पे जाके उसको उसका कंजप्शन जो है वो किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेता है। दूसरा फिर डिफ़िकल्ट टू यूटिलाइज एनर्जी नियर द साइट ऑफ एस्केपिंग ऑफ हीट, उस जगह हम उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है फॉर लिविंग। फिर तीसरा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है बेटा, डिसएडवांटेज है, वो ये है कि कुछ सब्सटेंस हैं, हार्मफुल सब्सटेंस, जो कि हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ अंडरग्राउंड हीट से बाहर आते हैं और वो उनके जो डिफरेंट इफ़ेक्ट हैं वो कॉज करते हैं सराउंडिंग के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। वो जो सब्सटेंस हैं बेटा वो हैं बोरॉन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ये दोनों सब्सटेंस याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। समझ आ रही है बेटा? गुड। ओके बेटा, हमने आज 3 जो एनर्जी रिसोर्स हैं वो डिस्कस किए हैं। वन इज़ विंड पावर, सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर एनर्जी एंड थर्ड वन इज़ जियोथर्मल एनर्जी। इनमें कुछ एमसीक्यू थे 1-2, वो मैंने आपको बताया। फिर बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, या फिर जैसे ये जियोथर्मल एनर्जी है कि किस एरिया में या कहाँ पाई जाती है, इसके जो फॉर्म्स हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो आपने याद रखनी है। या ये जो हॉट वाटर जो है ना, कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस का सोर्स बनता है, ये आपने याद रखना है, ये बोरॉन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज़।